7 डाकू और सातों का ताल्लुक लाहौर से। आम आदमी को, आम किसी शख्स को लूटते ही नहीं थे, कमरे में सबको बंद करते थे और उसके बाद आराम से तसल्ली से पूरे घर का सफाया करते हैं। एसपी उमर विरक, जिनका एक बड़ा नाम रहा है, वो निकलते हुए कहते हैं अगर डाकुओं को पकड़ना है ना, सुबह 7 बजे तक ना आप पकड़ सकते हैं। पुलिस वाले उनके मातहत अफसरान होते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या बोल रहा है, डाकू वापस आएंगे। और कभी आपने सुना हो कि डाकू वारदात करके दोबारा वापस आ रहा है, और वारदात भी उसने एक सेक्रेटरी के घर में की हो। अब होता ये है कि दोबारा 15 पे कॉल हो जाती है कि सेक्रेटरी साहब के घर में डाकू आ गए, वो अपना कोई कीमती चीज भूल गए, वो था एक मोबाइल। वेलकम टू क्राइम कास्ट डायरीज, जहां हम आपको लेकर चलते हैं जराइम की अनदेखी और अनसुनी दुनिया में। मैं आपकी मेजबान हुमा खालिद और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बरसों जराइम की दुनिया को देखा और रिपोर्ट किया। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट फराज निज़ाम। आइए जानते हैं इनकी नज़र से वो हकाइक, वो कहानियाँ और वो राज जो आम तौर पर सामने नहीं आते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फराज साहब? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जो आपकी ज़िंदगी में हुई और आप आज तक भूल नहीं पाए। देखिए उमा, एक केस हुआ और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो है नकबजनी की और डकैती की, चोरी की। तो ये वो वारदातें हैं जो रुकती नहीं है, वो कम ज़रूर हो जाती हैं लेकिन वो जारी रहती हैं। अब एक ऐसा मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि रेस कोर्स, सबको पता है रेस कोर्स पार्क का, और उसके पास GOR है। तो उधर एक सेक्रेटरी साहब का घर हो और सेक्रेटरी साहब के घर जाहिर सी बात है सिक्योरिटी भी होगी। उधर डाकू आते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7। मैं पूरा गैंग 7 डाकू और सातों का ताल्लुक लाहौर से नहीं। सातों सेक्रेटरी साहब के घर दाखिल होते हैं। सेक्रेटरी साहब घर पर मौजूद नहीं होते, लेकिन सेक्रेटरी साहब की फैमिली होती है। जब 4 या 3 लोग अंदर दाखिल होते हैं, बाकी के लोग बाहर खड़े होते हैं। बाकी के लोग जो होते हैं वो पहरेदारी का काम किरदार अदा करते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा, नज़र रखे होते हैं ताकि हम अंदर वालों को इन्फॉर्म कर सकें। और जो अंदर मौजूद होते हैं वो लोग घर में घुसते ही असला निकाल लेते हैं। और सेक्रेटरी साहब के घर में उनकी जो फैमिली होती है, बच्चे हैं, बेगम हैं, मुलाजिम होते हैं, उन सब को यरगमाल बना लेते हैं। जब वो असले के ज़ोर के ऊपर यरगमाल बनाते हैं तो वो एक कमरे में सबको बंद कर देते हैं और उसके बाद आराम से तसल्ली से पूरे घर का सफाया करते हैं। ये आम आदमी की बात नहीं मैं आपको बता रहा, ये एक सेक्रेटरी हैं, उनके घर में इस तरह डाकू आते हैं, घर वालों को आराम से यरगमाल बनाते हैं, तसल्ली के साथ लगा लें लगभग 2.25-2 करोड़ रुपए की वारदात करते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ठीक है। जब फ़रार होते हैं, कॉल चलती है 15 की कि जी सेक्रेटरी साहब हैं और उनके घर में डाकू आए हैं, उन्होंने यरगमाल बनाया, घर वालों को लूट के चलेंगे। अब पुलिस के लिए तो एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है और एक उनके लिए बड़ा टास्क भी होता है, चैलेंज उनके लिए बन जाता है केस कि एक आम आदमी तो नहीं है, उन्होंने वहाँ पे जाना है, देखना है कि यार क्या वारदात हुई, पूछना है और फिर देखना है कि पकड़े जाने नहीं पकड़े जाने, जो भी होंगे उनके वहाँ और एक सेक्रेटरी हो और जाहिर सी बात है फिर उसका प्रेशर, पूरी पुलिस हिल जाती है। जो मुतलका थाना होता है रेस कोर्स, उसका SHO जो होते हैं वो आज SP हो गए हैं, वो उधर पहुँचते हैं, देखते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ पे दीगर जो पुलिस के विंग्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो CIA होती है। जिस तरह CCD आजकल चल रही है ना, इससे पीछे OCU थी और उससे पीछे CIA थी। तो जिस तरह आज जो CCD का नाम चल रहा है, ये नाम होता था CIA का। CIA के एक SP थे उमर विरक, उनका और उनके जो जितना भी टीम थी उन्होंने बड़ा नाम कमाया। जिस तरह आज CCD का नाम है, हर बंदे के लिए दहशत है CCD। उस टाइम पे CIA बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। अब ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग पहुंचते हैं और वहाँ पे इसी तरह फोरेंसिक को बुला लिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि कितने लोग थे, कैसे आए। फिर जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो लिए जा रहे हैं। फिर जो घर में मुलाजमीन है उनसे पूछा जा रहा है, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिर उनकी फैमिली से किया जा रहा है। फैमिली जो थी वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, खौफ तारी हो जाता है।
कि वो कुछ बता भी नहीं पा रहे होते सही तरह। अब ये होता है सेक्रेटरी साहब भी पहुंच जाते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, ये है वो है, ऐसे वैसे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन विंग चला जाता है, ऑपरेशन विंग भी जाने लगता है। वहाँ पे जो CIA विंग होता है ना, वो होता है, रुका हुआ होता है, और उसके SP उमर विरक, जिनका एक बड़ा नाम रहा है, वो निकलते हुए कहते हैं कि अगर डाकुओं को पकड़ना है ना तो ये टाइम हो रहा है और सुबह 7 बजे तक ना आप पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पे पुलिस वाले, उनके मातहत अफसरान होते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या बोल रहा है, डाकू वापस आएंगे? और कभी आपने सुना हो कि डाकू वारदात करके का दोबारा वापस आ रहा है, और वारदात भी उसने एक सेक्रेटरी के घर में की हो, जहाँ पे उसको शायद बाद में इल्म भी हो कि यार जाहिर सी गार्ड भी थे और फिर पता होगा उसे। अब वो कह के चले जाते हैं कि 7 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी देनी है, तीनों विंग्स ने, उनके अफसरान और एहलकार कह के जाते हैं। वो अफसरान कहते हैं यार ये क्या कह के चला गया, 7 बजे कौन आएगा, किसने आना है, डाकू वापस कहाँ से आएंगे और हम कैसे पकड़ेंगे, कोई वापस ही नहीं आएगा। वो लोग भी सारे अपने अपने थाने चले जाते हैं, कोई घरों को चला गया। अब होता ये है कि दोबारा 15 पे कॉल हो जाती है कि सेक्रेटरी साहब के घर में डाकू आ गए। फिर पुलिस को थरथल्ली मच जाती है, पुलिस की दौड़े लगती हैं कि यार सेक्रेटरी साहब के घर में कौन से सेक्रेटरी साहब आ गए। एक तो सेक्रेटरी साहब है, कुछ घंटे पहले उनके घर में डकैती होती है, घर वालों को जरगमाल बनाया जाता है, ये कौन से सेक्रेटरी साहब आ गए। जब दोबारा पुलिस पहुंचती है, कंफर्म कर रहे होते हैं, जब तक वहां पे पहुंचते नहीं है तो पता लगता है वही सेक्रेटरी साहब है, उन्हीं के डाकू दोबारा हैं। डाकुओं की तादाद कितनी थी? 7। और डाकू वहां पर आते हैं, उनके घर वाले जो होते हैं ना इस वारदात के बाद, वो कहीं अपने अजीजों कारिब के घर चले जाते हैं, डर के, परेशान हो गए। 2 लोग उनके घर में होते हैं, डाकू उनसे आके बातचीत करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात यह कि डाकू वापस क्यों आते हैं, और एजाज विरक साहब को कैसे पता कि उमर विरक साहब को, उमर विरक साहब जो थे उन्हें ये इल्म था कि डाकू आएंगे। अब आप देखें कि वो किस बेस के ऊपर ये कह के गए, ऐसी क्या चीज थी जो उमर विरक साहब को मैं आपको बताता हूँ कि जो SP उस वक्त सिविल लाइन लगे हुए थे ना, वो वहां से वो चीज लेके अपने साथ चले गए थे। जिस बेस के ऊपर SP उमर विरक CIA उस वक्त के, वो ये कह के गए थे कि डाकू दोबारा आएंगे। डाकू अपना कोई कीमती चीज भूल गए थे। वो था एक मोबाइल, वो अपना मोबाइल भूल गए थे, और वो मोबाइल SP सिविल लाइन वो अपने साथ ले जाते हैं। डाकू वो मोबाइल लेने के लिए आते हैं और वो पूछते हैं वहां पे जिन जिन कमरों में उन्होंने वारदात डाली थी, जहां जहां वो रुके होते हैं, वो वहां पे सब चीज़ों को चेक करते हैं। वो जो 2 घर में उनके मुलाजमीन थे उनसे पूछते हैं कि वो हमारा मोबाइल किधर है। वो बताते हैं वो तो पुलिस ले गई साथ। उन्होंने कहा कौन, कब, किस वक्त? उसने कहा वो तो पुलिस वाले आए थे जब इन्वेस्टिगेशन करें, हमें तो नहीं पता, वो ले गए होंगे। अच्छा, डाकू वहां से निकलते हैं और वापस अपने शहरों को चले जाते हैं। जब वो अपने शहरों को जाते हैं और फिर जब वो पुलिस वहां पे पहुंचती है, दोबारा पहुंच के इन्वेस्टिगेट करती है, तो उमर विरक साहब कहते हैं कि मैं कह के गया था आप लोगों को कि यहाँ पे तैनात रहें एहलकार अफसरान, यहाँ पे डाकू दोबारा आएंगे। तो किसी ने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। अब सब लोगों को बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि यार ये तो बात सच साबित हो गई है, इसको कैसे पता था कि वापस आए। तो उन्होंने वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग थे अपने CIA के स्टाफ के, उन्होंने कहा कि तानू ऐना नहीं पता चलिया कि इत्थे अपना मोबाइल भूल गए सी, तो उन्होंने वो मोबाइल जरूर लेने वापस आना सी। वो वापस मोबाइल लेने के लिए आते हैं, उन्हें लोकेशन का था अपनी। अच्छा, वो चले जाते हैं। उसके बाद जो SP लेके जाता है ना मोबाइल वहां से, वो सारा का सारा सामान जो भी चीजें होती हैं वो CIA के हैंड ओवर कर देता है। ये केस CIA खुद देख रही होती है। CIA जब ये केस देखती है तो CIA को पता चलता है कि ये गैंग कोई आम नहीं है, ओट गैंग है जो दूसरे शहरों से इधर आते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि 7 लोग थे, 7 के पास असला था और ये बड़े ट्रेंड होते हैं। ये किसी के घर की अगर रैकी करके गए, इन्होंने किसी के घर में डकैती करनी है, तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, मौका नहीं देंगे। मतलब रैकी करते हैं, पहले रैकी करके जाते हैं, मौका नहीं देंगे। घर में जो मर्जी हो, गार्ड है आपके पास, तो आपकी भी अपनी सेफ्टी के लिए आपने कोई चीज़, ये इस तरीके से प्लानिंग करके आते हैं, ये मौका नहीं देते, ये लूट के ही जाते हैं। अगर कोई मजम्मत करेगा तो उसको ये गोली मार के चले जाएंगे।
अब देखें कि इन लोगों को पकड़ने के लिए काम शुरू किया जाता है। फिर कुछ एहलकारों को गैंग जो नहीं बनाते वो बनाने के लिए कहा जाता है। वो एक गैंग बनाते हैं और वो उन लोगों से मिलते हैं जो वारदातें करते हैं। जब वारदातें करते हैं उनसे पता चलता है स्टेप बाय स्टेप के यार ये गैंग था, वो गैंग था, ये गैंग था, सबको चेक किया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि ये लोग कसूर और इनका ताल्लुक शेखुपुरा से था। फिर शेखुपुरा और कसूर से साथ के साथ जो ये मुल्जिमान थे डाकू, इनको गिरफ्तार करके लेके आया जाता है और उसके बाद जो सेक्रेटरी साहब के घर में जितनी भी चीज़ें चोरी उन्हें डकैती की थी, डकैती के दौरान नकदी थी, जेवरात थे, कीमती घड़ियां थी और जो सामान था वो सारा का सारा बरामद किया जाता है। और ये केस कितने अरसे में सोल्व हुआ? काफी टाइम लगा होगा इसको तो, जो पुलिस वालों ने अपना पहले भेस बदला और फिर वो गए और मिले, काफी अरसा लग गया होगा। नहीं देखें ये टाइम तो लगा, यानी कि लगा लें कोई इसको 1 से 1.5 माह लगा होगा मुश्किल से। फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत था, सेक्रेटरी का घर था। फिर एक दफा डाकू आए ना, एक घर में वारदात करके चला जाए और उसके चंद घंटों में वो वापस आ जाएं उसी घर में, उनकी दीदा दिलेरी भी आप देखेंगे उसी घर में वो दोबारा आ जाएं। और किस लिए आए कि वो अपना मोबाइल भूल जाते हैं। तो मोबाइल से बड़ी हेल्प मिली पुलिस को। और फिर ये था कि अगर वो मोबाइल वहां पे भूल के गए थे तो उनको ये था अगर हम मोबाइल साथ ले लेंगे तो फिर हमारी जो लोकेशन है उसमें जाहिर सी बात है आपको कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, उनका किससे राब्ता है, कब उन्होंने किसको आखिर फोन किया था या वहां पे उन्होंने फोन इस्तेमाल किया या नहीं किया। आपने उन मुल्जिमान का इंटरव्यू किया? इंटरव्यू उनका मुल्जिमान का नहीं किया। जो जिस तरह आप जब केस पुलिस ट्रेस करती है तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका जब हमें बताया जाता है एक प्रेस ब्रीफिंग के तौर पर, तो उसमें पता चला कि ये किसी आम आदमी को, आम किसी शख्स को लूटते ही नहीं थे, ये रैकी करते थे। इनको पता होता था और इनके उसमें ये होता था टारगेट के यार अगर हम इस शख्स को या उस घर में वारदात करें तो इनके पास कुछ नहीं होना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल से लोग हैं। गरीब लोगों को हाथ नहीं डालते थे। गरीब तो एक होता है ना, गरीब के पास तो क्या मिलना है उसके पास से, उसके पास हज़ारों रुपए की रकम निकल आएगी, उसके बाद सोना हो या ना हो, कोई कीमती चीज़ हो या ना, ये वो लोगों को देखते थे कि थोड़े से भी अगर किसी के पास कुछ पैसा है, उनको लगता था कि ये इनके पास उसके रख रखाव से, उसके रहन सहन से ये उसको कुछ नहीं कहते थे। ये टारगेट ही उनको करते थे कि जिनके पास गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियों से जज करते थे, उनके कारोबार से, उनके घर से जज करते थे। फिर ये छोटी जगह पे वारदात नहीं करते थे, ये छोटी जगह पे वारदात नहीं करते थे, ये अच्छी बड़ी सोसाइटी में, अच्छी बड़े जो जगहों पे, जो इलाके अच्छे हैं लाहौर के, उनके जो घर हैं उनकी रैकी करते थे। उसकी पूरी की पूरी डायरी होती थी कि ये शख्स है तो ये करता जाए, ये कितने पैसे इसके पास से हमें निकल सकते हैं, यानी कि अगर हम इसके घर वारदात करें तो हमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं। अपना टाइम नहीं ज़ाया करते थे। सोसाइटी में दाखिल होना भी मुश्किल होता है, तो क्या तरीकाकार था इनका आने का? 7 लोग कार पे आते थे, बस पे आते थे, मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे, गाड़ी यूज़ होती थी, मोटरसाइकिल यूज़ होती थी। अब आप देखें कि ये गाड़ी में आए हैं, गाड़ी की अगर आपने नंबर प्लेट चेंज कर ली है, नंबर प्लेट दूसरी लगा ली है, उस टाइम पे तो इतना जदीद दौर भी नहीं था। टेक्नोलॉजी तो कुछ सालों में देखें ना पुलिस के पास आई है और उसके ऊपर पूरे अगर आप ओवरऑल देखें तमाम सूबों में तो ज़्यादा फोकस किया गया। पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। पहले की जो इन्वेस्टिगेशन थी, पहले आपने अगर कोई केस है उसको ट्रेस करना, उसमें मुश्किलात बड़ी होती थी और वो जो लोग इन्वेस्टिगेट करके केस को हल करते थे उनका दिमाग ही कुछ और होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं थी ना। अब तो आपने निकलना है तो जगह जगह पे आपके कैमरे, आप ट्रेस हो रहे हैं। उस टाइम पे तो प्राइवेट कैमरास जो हैं उसका भी इतना रुझान नहीं होता था। इस पूरे केस में आपने क्या सीखा? अच्छा, इसमें देखा जाए अगर तो मुझे जहाँ तक के लगता है कि एक जगह पे वारदात करते हैं ना, जिस तरह डाकू ये जो पकड़े गए, इन्होंने करोड़ों रुपए की वारदात की जिसमें कैश, जेवरात और कीमती अशिया वगैरह थी, वो लूट के चले जाते हैं और एक छोटे से मोबाइल के लिए वो वापस आते हैं। तो एक तो लालच बुरी बला है, ठीक है, और एक अगर आप देखें तो वो अपनी सेफ्टी के लिए मोबाइल लेके जाना चाहते थे कि उससे पुलिस उनको ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। जहाँ पुलिस को मुश्किल हुई केस को हल करने में,
तो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। शुक्रिया फराज साहब, आपने हमें एक ऐसा अनोखा केस सुनाया कि डाकू पहले चोरी करके जाते हैं और फिर दोबारा एक मोबाइल फ़ोन के लिए वापस आते हैं। ये एक अनोखी कहानी थी और ऐसी बहुत सी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक इजाज़त दें, वस्सलाम।